तुरंत नहीं, गाड़ी पहिए पे चलती है कि पहिया गाड़ी पे चलती है? गाड़ी पहिए चलती है। ईटीसी या ईटीएस एक गाड़ी है अपने आप में। इस गाड़ी को चलने के लिए 5 पहिए चाहिए, 4 नहीं 5 पहिए। ये 5 पहिए हैं, 5 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स अब सुनो क्या होता है। अगर एक से ज़्यादा प्रोटीन, जैसे मान लो ये एक प्रोटीन है, ये अलग रहता है, ये अलग, ये अलग। अगर ये करते हैं कि साथ कान तीनों मिलकर रहते हैं ना, अलग अलग क्यों रह रहे हैं, मिलकर रहते हैं। तो जब प्रोटीन्स मिलकर रहने लग जाए तब इनके मिलने से एक ग्रुप का फॉर्मेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में आमतौर पे एक ना एक एंजाइम देखने को अपने को पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको 5 कॉम्प्लेक्स बताऊँगा और कॉम्प्लेक्स की लोकेशन भी क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे ऐसा होता है ना, मान लीजिए आप सुनते हो सर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, अकेला बंदा खेलता है क्या वहाँ, सब आते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स की लोकेशन फिक्स है कि नहीं। ये थोड़ी कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ है, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे मेन रोड पे, नहीं, जहाँ है वहीं पर ही लोग गेम खेलने जाते हैं। सेम इसी तरह से कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स की पहली बात लोकेशन फिक्स है। ईटीएस या एटीएस, मैंने जिस बोला कि एक ऐसी मशीन जो कि कन्वर्ट करेगा एनएडीएच को एटीपी में, इसकी लोकेशन फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और पूरे एटीसी को चलने के लिए 5 कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट है और ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस वाइज नहीं है, ये है 1 3 2 4 5। लेकिन आपके हिसाब से क्या होगा, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है। तो आप ये समझिए, जैसे ये आपने देखो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है, जस्ट इमेजिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यहाँ पर चलने वाली है ईटीसी। अगर आप ध्यान से देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन बीच में गैप है, एंड दिस गैप इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इंटर मतलब 2 के बीच में, मेम्ब्रेनल मतलब मेम्ब्रेन, स्पेस माने खाली जगह। तो अब आप जानते हो इनर मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या मिलेगा, मैट्रिक्स, और आउटर मेम्ब्रेन के बाहर क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। तो अगर मैंने इसको बोला कि ये एक इनर मेम्ब्रेन है, इसमें आधे ये सोचेंगे सर ये थी इनर ये आउटर, नहीं, पूरी की पूरी इनर है। सर इतनी थिक क्यों दिखा दी, हर मेम्ब्रेन की अपने कोई थिकनेस तो होती है ना, तो मैंने जूम करके थोड़ी थिकनेस ज़्यादा दिखा दी। जैसे इनर होगी ऐसी मान लीजिए, यहाँ पर कहीं आउटर मेम्ब्रेन आ गई, सोचिए लीजिए ये क्या हो गया, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। अब इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और आप इस अगर मेम्ब्रेन के बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर क्या मिलेगा, मैट्रिक्स। 5 कॉम्प्लेक्स के नाम रखेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है एनएडीएस डिहाइड्रोजनेस। समझदार को इशारा काफ़ी, इसलिए समझाऊंगा आपको, मैं इशारा नहीं दूंगा। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजनेस हाइड्रोजन, यानी ये एंजाइम एनएडीएच के क्या रिमूव करेगा, हाइड्रोजन। चल बे बाहर निकल। मैं बोलता एनएडीएच हाइड्रोजनेस मतलब ये एनएडीएच में क्या जोड़ता, हाइड्रोजन जोड़ता। ठीक, फिर अगला आया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, यानी इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास B और C1 दोनों मिलते हैं। सेकंड कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, यानी यहाँ पर हमें कौन सा मिलेगा एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। और हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यानी ये भी एक एंजाइम है। याद है साइनेट जहर, मैं कहता साइनेट पॉइजन एक एंजाइम को काम नहीं, वो यही वाला एंजाइम था जिसको मैं बोला था। और कॉम्प्लेक्स 5 है एटीपी सिंथेज, जो कि F1 F1 में F1 वाले पार्ट में मिलता है। अब मैंने ये क्या लिखे हैं, ये है फ्लेवोमोनोन्यूक्लियोटाइड। ये मैंने जितने भी रेड में लिखे हैं ये सारे प्रोटीन्स के नाम हैं। क्या है, प्रोटीन्स के नाम। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है FMN, तो FMN क्या हो गया, फ्लेवो एडेनिन मोनो न्यूक्लियोटाइड। अगर मैंने लिखा FES मतलब क्या हो गया, आयरन सल्फर प्रोटीन। अब आप देखो मैंने लिखा UQ लिखा है, बेसिकली UQ मतलब है UB क्विनोन। और अगर मैं H2 लगा दूं इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया है। जानते हैं रिड्यूस मतलब क्या, हाइड्रोजन ले ले भाई साहब ने, इसको बोलेंगे UB क्विनोल। फिर आप देखोगे फिर से जो मैंने, अब जितने भी मैं CYT लिखूंगा ये लिखूंगा साइटोक्रोम, साइटोक्रोम
क्रोम। बेसिकली इनमें आयरन्स पाए जाते हैं, क्या मिलते हैं? आयरन इनमें एलिमेंट देखने को पाए जाते हैं। बट साइटोक्रोम A1 में थोड़ी कमाल की चीज़ है, इसके पास कॉपर भी पाया गया है इसके पास, ठीक है, लिख लेना, कॉपर भी इसके पास मिलता है। तो नाम पता लग गया आपको। इसमें से जितने भी प्रोटीन्स हैं इन सब की लोकेशन फिक्स है, कोई अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स 1 वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, जहाँ है वहीं रहेगा। इसमें एक ऐसा प्रोटीन है जो अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है, जिसका नाम है साइटोक्रोम C। देखो ये साइटोक्रोम C1 है, ये साइटोक्रोम C है, वो जहाँ है वहीं रहेगा। लेकिन साइटोक्रोम C मूव कर सकता है, कहाँ? इसकी मूवमेंट साइटोक्रोम C1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? कॉपर के A सेंटर तक, जो कि साइटोक्रोम A1 का कॉपर सेंटर है। अब आप ये सोच लीजिए साइटोक्रोम C एक नाव की तरह है बस, जो कभी यहाँ जाएगा यहाँ, मतलब उसकी लोकेशन फिक्स है, 2 पॉइंट के बीच में मूव करेगा। तो अब करते हैं शुरुआत इस टॉपिक की। क्या इस टॉपिक में है? आपको याद होगा मैट्रिक्स में चलता है क्रेब्स साइकिल, याद है? क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म नहीं चली थी, कहाँ चली? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही थी। और क्रेब्स साइकिल लगातार क्या बना रहा था? NADH2 बना रहा था। एक बार आप सोच के देखो, सेल में अंदर एक नंबर में NAD+ होंगे। मान लेते हैं कि 1000 NAD+ थे। रेस्पिरेशन के चलने से, क्रेब्स साइकिल के चलने से हजारों किस्में हो गए कन्वर्ट, NADH2 में हो गए, ठीक है। अब सोचो 1000 के बाद क्या आप सेल के अंदर एक सिंगल NAD+ खाली बचा है? अगर आप ध्यान दो क्रेब्स साइकिल में, तो क्रेब्स साइकिल में सिट्रिक एसिड कह रहा था मैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड तब बनाऊंगा जब मेरे से कोई मेरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेने के लिए राजी बैठा हो, और वो कौन ले रहा था? NAD+। अगर NAD+ नहीं आएगा तो क्या सिट्रिक एसिड अगला स्टेप करेगा? क्योंकि बिना उससे पूरा ही नहीं सकता। अब अगर अगला स्टेप नहीं हुआ तो क्या रेस्पिरेशन कंटिन्यू होगा? रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे NAD+ NAD में चेंज हुआ, ऐसे ही हमें NADH2 को NAD+ में चेंज करना होता ताकि क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू रहे। क्योंकि क्रेब्स साइकिल को बिना NAD+ के स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहां पर क्रेब्स साइकिल NADH किसको भेजता है? कॉम्प्लेक्स 1 को। जरा तुम संभालो। और कॉम्प्लेक्स 1 एक हैमर जैसा, हथौड़े जैसा होता है। ये NADH2 को जोर से चोट मारता है। जैसे ही NADH2 को ये ब्रेक चोट मारता है तो ये टूटता है NAD+ में। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी टूटा होगा, इलेक्ट्रॉन भी आएगा, प्रोटॉन भी आएगा। वो कहाँ है? वो आ गया FMN के पास। यानी FMN के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। सोचो NADH2 का इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, फ्लैवो मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास पहुंच चुका है। FMN कहता है मैं क्या करूं भाई? कहता है तू देख ले, मेरे को नहीं चाहिए। अब मैं जो करूँ, FMN कहता है साथ में कौन है? आयरन सल्फर। यार एक काम कर, तू रख ले, मेरे को नहीं चाहिए। तो FMN अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसको भेज देता है? FES को। FES कह रहा है मैं क्या करूं भाई, मेरे को थोड़ी चाहिए यार। तब यहां से प्रोटॉन तो चले जाते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसके पास है? अब आयरन सल्फर प्रोटीन के पास है। और याद रखना, जैसे नीचे जाएंगे तो रिडॉक्स पोटेंशियल याद है ना? ऊपर रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, नीचे कम रहेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हमेशा नीचे, ऊपर जा सकता ही नहीं है हमेशा। और जब भी इलेक्ट्रॉन अपने हाई पोटेंशियल से लो पे जाता है, एनर्जी का लॉस करेगा। वही एनर्जी कहीं ना कहीं किसी काम में यूज भी होती है। मानते हो इस चीज़ को? बताओ तुम कैसे? FES ने कहा मैं क्या करूँ इलेक्ट्रॉन? भाई कह रहा तू देख, मेरी हेडेक नहीं है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसको सौंप दी? ओए तू पकड़ यूबी किनोन को, मेरे को नहीं चाहिए। कह रहा क्या भला है? इस यूबी किनोन ने क्या किया, बाहर से क्या पकड़ लिए? हाइड्रोजन ला के दो भाई मेरे को फटाफट, इलेक्ट्रॉन को भेजना है ना, ला दो प्रोटॉन। जैसे यूबी किनोन ने बाहर से प्रोटॉन मंगाया, ये क्या बन गया? UbQH2 बन गया। इसी में कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन। और ये H2 आ गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अकेले मूव नहीं करता, इसको मूव करने के लिए कोई ना कोई प्रोटॉन साथ में चाहिए होता है। तो सोचो इलेक्ट्रॉन किसके पास है? यूबी किनोन के पास। इसने किसको दिया? मतलब खुद ही है, और इसने दूसरे यूबी किनोन को दिया जिसने बाहर से क्या मंगा लिया? प्रोटॉन। ला दो। अब यूबी किनोन ने कहा साइटोक्रोम B से, यार एक काम करे क्या यार, तू इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। जस्ट इमेजिन, यहां से इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया? साइटोक्रोम B के पास आ गया।
लेकिन यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन को आगे भेजा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया, एनर्जी का लॉस होगा नहीं होगा? इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके जो इस पे प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन बाहर पंप कर दिए जाते हैं। लो जी, फिर से प्रोटॉन कहां फेंक दिए? बाहर फेंक दिए। ऊपर तो फेंके थे प्रोटॉन, नीचे और फेंक दिए। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है? साइटोक्रोम बी के पास है। कह रहा मैं क्या करूं? कह रहा तू देख मेरे को क्या करना। साइटोक्रोम बी से बोलता है यार तू ले ले इलेक्ट्रॉन, मेरे को नहीं चाहिए। कहता मैं क्या करूंगा? कह रहा एक काम कर, तू ले ले साइटोक्रोम C1। अब किसके पास इलेक्ट्रॉन है? C1। कह रहा भाई मैं क्या करूं, मेरे को थोड़ी चाहिए। तब आता है साइटोक्रोम C नाम लेके। हाँ जी बताइए क्या है? कह रहा यार मेरा इलेक्ट्रॉन ना तुम ले जाओ, मेरे को चाहिए नहीं, इन लोगों ने मेरे को पकड़ा दिया इलेक्ट्रॉन। यानी साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? साइटोक्रोम C को मिल जाएगा। और ये इकलौता प्रोटीन है, मतलब आपके एनसीईआरटी के हिसाब से इकलौता, वैसे दो हैं ऐसे, मतलब इसके अलावा एक और है। साइटोक्रोम से इकलौता प्रोटीन है जो मूव कर सकता है, और मूव करने वाले प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? मोबाइल। मोबाइल मतलब जिसमें मूवमेंट हो सके। ये ट्रिंग ट्रिंग वाला नहीं है, हेलो मास्टर जी आपका फ़ोन बज रहा है प्लीज़ मिस्टर उठा लीजिए, ऐसा वाला नहीं है फ़ोन। फ़ोन मीन्स मोबाइल वाली बात कर रहे हैं। साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन मिला, किसके पास गया? कॉपर के A सेंटर के पास। ये पूरे कॉम्प्लेक्स में कॉपर के दो सेंटर है, A और B सेंटर। कॉपर के A सेंटर को मिला इलेक्ट्रॉन। फिर जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A1 को मिला तो इलेक्ट्रॉन नीचे आते वक्त फिर से क्या कर गया? रिडॉक्स पोटेंशियल कम कर गया, एनर्जी का लॉस। इसी एनर्जी का इस्तेमाल किया गया और अंदर से उठाया गया क्या? प्रोटॉन। चलो बे बाहर चलो। यानी जब जब एनर्जी का लॉस होगा तब तब अंदर से प्रोटॉन कहां जाएगा? बाहर जाएगा, लेकिन उसके लिए एनर्जी का लॉस कराना पड़ेगा। अब साइटोक्रोम A1 पे इसने क्या बोला? तू रख, नहीं तू रख। अब कॉपर B के पास इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब कोई है ही नहीं से लेने के लिए इलेक्ट्रॉन। अब क्या करा जाए? तो एक बात ध्यान रखना, अगर एक बहुत खतरनाक डॉग को हम एक किसी एरिया में खुला छोड़ दें तो उससे हमारे यहाँ के स्पीशीज़ को खतरा होगा, इवन हमें भी होगा। उसी को हम कहीं अगर बांध के रख दें तो खतरा हमें नहीं होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रोटीन की दुनिया में एक वो खूंखार जानवर है जिसे अगर आपने फ्री छोड़ रखा है तो ये उन प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, और प्रोटीन का सारा काम उनके स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अगर घूमता रहेगा तो प्रोटीन का काम खराब कर देगा और प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं शांत करना होता है। तो यहाँ पर ये कॉपर B से इलेक्ट्रॉन पता कहाँ जाता है? यहाँ पे दो प्रोटॉन्स वेट कर रहे होते हैं हाफ ऑक्सीजन के साथ। वो कह रहे होते हैं कि हम मिल जाएं तो पानी बन जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास। आप जानते हो ना 2H+ और हाफ O2 को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ से मिल गया? यहाँ से, कि हम मिल गए। अब देखो 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ O2 अगर मिल जाए तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। इसको पानी नहीं कहते, असल क्या बोलते हैं? इसको मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। एक पानी जिसे आपकी बॉडी ने बनाया, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर। दिस इज नॉट जस्ट वाटर, दिस इज मेटाबॉलिक वाटर। और इसके इलेक्ट्रॉन किसने पकड़ लिए? वाटर ने पकड़ लिए इलेक्ट्रॉन। गलती से ये नहीं पकड़ता ना इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाता। सोचो NADH के इलेक्ट्रॉन को सेट करने के लिए, सोचो क्रेब्स साइकिल ने दे दिया ले जा NADH, लेकिन बेचारे के इलेक्ट्रॉन को सेट करने के लिए प्रोटॉन्स का कितना पंप करना पड़ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे NADH के इलेक्ट्रॉन को काम करने के लिए, यानी NADH के इलेक्ट्रॉन काम करने के लिए कॉम्प्लेक्स 1 काम किया, कॉम्प्लेक्स 3 काम किया, कॉम्प्लेक्स 4, अभी 5 भी काम करने वाला है ना। मैं 5 पे मार्क करता हूँ, 5 भी करेगा, अभी बात करूंगा ऐसे। कॉम्प्लेक्स 2 ने कुछ नहीं किया। कॉम्प्लेक्स 2 NADH के लिए है ही नहीं, और किसके लिए है? FADH2 के लिए। ये जो लिखा ना एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजन, यही वो एंजाइम है जो सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और याद होगा सक्सिनिक एसिड के स्टेप के बाद ही क्या बन रहा था? FADH2। यानी यहां पर क्रेब्स साइकिल क्या भेजता है? FADH2 कि बेटा तुझे तो कॉम्प्लेक्स 2 तोड़ेगा, तेरे लिए तो कॉम्प्लेक्स 1 है ही नहीं। आप सोचो कॉम्प्लेक्स 2 के पास कौन? FADH2 आया, कॉम्प्लेक्स उसको ब्रेक करेगा। FADH2 को ब्रेक करके क्या बना? FAD+ बना। FAD+ जब बना तो 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आगे गए। अब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जस्ट इमेजिन हमारे FAS को क्या मिल गया? प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। यहां से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों गए यूबिक्विनोन के पास। अब यूबिक्विनोन के पास प्रोटॉन भी और
अभी तक अभी देखो प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं किया इसने, किस अभी दोनों साथ चल रहे हैं। अब सोचो दोनों के दोनों गए यूबिक्विनोन के पास। अब यहाँ से क्या कहता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हमें किसे देना है, साइटोक्रोम बी को। यहाँ से ये प्रोटॉन को तो भेज देगा बाहर, मान लीजिए प्रोटॉन कहाँ गया, बाहर, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, साइटोक्रोम बी के पास। अब बताइए क्या होगा, सारा प्रोसेस सेम, यानी NADH का FADH का इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक भेज दो, बाकी सारा सेम है ना दोनों का, उसमें तो अलग है ही नहीं। अच्छा ध्यान देना, FADH2 के को पंप करने के लिए कहाँ कहाँ पे हमें प्रोटॉन को पंप करना पड़ेगा, नंबर 1 और नंबर 2, यानी FADH2 के लिए सिर्फ 2 ही जगहों से प्रोटॉन का पंप होगा, लेकिन NADH2 के लिए 1 2 3, यानी ज़्यादा प्रोटॉन का पंप किसके इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है, NADH के इलेक्ट्रॉन के लिए। भाई FADH2 तो बिल्कुल नीचे आया ना, वो नीचे रिडॉक्स पोटेंशियल पे है, यानी उसका एनर्जी लॉस कम होगा, जो ऊपर उसका एनर्जी लॉस ज़्यादा, ज़्यादा लॉस ज़्यादा प्रोटॉन पंप, कम लॉस कम प्रोटॉन पंप। सोचो ये तो मैंने अभी एक एनर्जी ये बताया एक एनर्जी और एक FADH2, सोचो ऐसे क्रैप साइकिल चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। यानी समय के साथ क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन्स भर जाएंगे और अंदर प्रोटॉन्स की मात्रा कम हो जाएगी। फिर अब सोचो, अब एक नई प्रॉब्लम और आ गई, अगर एक समय ऐसा है कि अंदर प्रोटॉन्स ही नहीं है, तब ETS रुक जाएगा, पता है ना। इस ETS या ETC को चलने के लिए क्या चाहिए, प्रोटॉन्स भी चाहिए, अंदर प्रोटॉन खत्म कर दोगे तो आप फिर ETS रुक जाएगा। ये तो नई प्रॉब्लम है, एक को संभालने बैठे दूसरा बंद हो रहा है, उसको करने बैठे ये पहला बंद हो रहा है, तो क्या कह जाए। अच्छा इसका नाम सुन लो, क्या इसका नाम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें हो क्या रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहा है, प्रोसेस डिफिकल्ट थोड़ी ही है भाई। इसको देखो आप, अगर सिंपली देखो, मैंने बोला FMN से इलेक्ट्रॉन गया FES के पास, उससे गया यूबिक्विनोन के पास, रिड्यूस यूबिक्विनोन के पास, साइटोक्रोम बी के पास, फिर FES के पास, साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम C1 के पास, कॉपर का A सेंटर, साइटोक्रोम A1 हो गया, साइटोक्रोम A3, कॉपर का B सेंटर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे चला ना, सिंपली देखो ना, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसको, ऐसे ही तो हुआ है, बस क्योंकि ये जिगजैग फॉर्म में होगा तो डिफिकल्ट लग रहा है। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे जब कभी कंस्ट्रक्शन होता है तो मान लीजिए 8-10 लोग हैं, तो उनके पास कोई मसाला बना रखा है, मसाला मतलब वो जो घर वाला मसाला, तो 10 लोग हैं, अब कह रहा है मैं कौन चल कर जाए, तो वो एक ट्रांसफर करेगा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ये ETS है पूरी। जैसे ये अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहे, ऐसे ये अपनी प्रोटीन की लोकेशन चेंज, हाँ बस फर्क इतना हो गया, वो एक सीधी लाइन में खड़े हैं ना, यहाँ पर क्या हुआ, जिगजैग खड़े हुए सारे के सारे, तो प्रोसेस डिफिकल्ट है ही नहीं। प्रोसेस नाम रखा इसलिए गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोटीन्स की चैन होती है, जिसमें एक अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और ये प्रोसेस चलता है, और एंड वाले इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेगा किसके लिए, वाटर के मेटाबॉलिक वाटर के फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे जब प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रोटॉन्स अब यहाँ से दोबारा अंदर जाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, कहेंगे भाई वापस जाने तो, हमें क्यों बोले यहाँ पे क्या कर रखा है, कह रहे ठीक है जाओ। अब जानते हो रास्ता तो एक ही होता प्रोटॉन के लिए, कौन सा है, F1 पार्टिकल, चाहे क्लोरोप्लास्ट पढ़ो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, रूल सिंपल है भाई, प्रोटॉन को मूव करना रास्ता सिर्फ एक ही देगा, F1 पार्टिकल। और जब भी प्रोटॉन्स मूव करते हैं एनर्जी का लॉस भरपार क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड करते हैं, हमें उसी एनर्जी के लॉस का इस्तेमाल करना होता है। और F1 वाले पार्ट में ये जो एंजाइम बैठा है ना, ये एंजाइम इस एनर्जी का इस्तेमाल करना जानता है, ये इस प्रोटॉन के मूवमेंट से जो एनर्जी पैदा होती है उस एनर्जी का इस्तेमाल ये करता है ATP को बनाने में। ये लगता है दिमाग। अच्छा ये तो देखो, जब आप प्रोटॉन्स का मूवमेंट नहीं कहोगे, सुना ध्यान से, ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ है, पता नहीं तुम्हें लगे बट ना लगे बट है। एक है ETC, दैट इज डिफरेंट, एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट इज डिफरेंट। लेकिन NCERT ने दोनों साथ में लिखे। ETC की वजह से ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये क्या होता है, अगर प्रोटॉन्स का मूवमेंट अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ हो और इस वजह से फॉस्फोराइलेशन हो जाए, क्या हो जाए,
फॉस्फोराइलेशन हो जाए। समझते हैं क्या होता है फॉस्फोराइलेशन? एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी टू सिंथेसाइज एटीपी, दिस इज नॉन एज फॉस्फोराइलेशन। तो जब भी कभी प्रोटॉन्स के मूवमेंट से एटीपी पैदा होगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमने यही चीज़ कैमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी पढ़ी थी। वहाँ भी पढ़ा था जब प्रोटॉन की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा, वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन ल्यूमन में ज़्यादा थे, यहाँ प्रोटॉन ल्यूमन नहीं, यहाँ पे दो मेम्ब्रेन के बीच में ज़्यादा है। तो देखो दोनों जगह सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ पे प्रोटॉन्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर ज़्यादा थे, यहाँ पे प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन के बीच में ज़्यादा और अंदर कम पड़ गए। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो वही होगा और यहाँ से क्या बनने लग जाएगी? एटीपी का फॉर्मेशन स्टार्ट। अब सुनो दोबारा, अंदर H+ पहुँच चुके हैं, अंदर NAD+ और FAD+, यानी अब सेल दोबारा रेडी है नई रेस्पिरेशन के लिए। अब जो अपने खाना खाया सेल फिर यूज़ करेगा, फिर बनाएगा NADH2, फिर बनाएगा FADH2, और फिर से इनके इलेक्ट्रॉन को सेट करने के लिए प्रोटॉन फिर से बाहर भेजेंगे और फिर से इनको अंदर ले जाने के लिए एटीपी बनाई जाएगी। और इसमें सबसे बॉस एंजाइम जानते हो कौन सा है? ये फोर्थ वाला। याद है इलेक्ट्रॉन को सेट किसने किया? फोर्थ वाले ने किया ना। साइनाइड जहर इस चौथे वाले एंजाइम को काम नहीं करेगा ना, तेरे को नहीं करने दूंगा काम, खराब मत करने दे, मेरा क्या इलेक्ट्रॉन घूमेगा, पागल तो है वो, तुम्हें ख़राब कर देगा। तो जैसे ही आप साइटोक्रोम C(H) को काम करने नहीं दोगे, इलेक्ट्रॉन फिर यूज़ होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन फिर जब मूव करता रहेगा तो पूरे सेल, पूरे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर देता है, तब इंसान की डेथ हो जाती है इंस्टेंट साइनाइड की वजह से। मेन चीज़ तो ये थी इस चैप्टर में। अब जो बचा है वो 15-20 मिनट का है और वो डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उससे इजी टॉपिक नहीं जो बचा हुआ है। इतना तुम्हें आ गया तो तुमने इस चैप्टर की जान सीख ली।